एक गांव में एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे और रोशनी की माँ सीमा अपने घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के यहाँ काम किया करती थी। क्योंकि उसका पति सुरेश बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो सीमा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी करता, जिस वजह से सीमा एक दिन बीमार हो गई और उसी बीमारी में चल बसी। इसके बाद रोशनी ने ही सब कुछ संभाला। रोशनी की उम्र मात्र 7 साल थी और अब वो अपनी माँ की जगह पर दूसरों के घर पर काम करती है। और जिस दिन वो अपने पिता सुरेश के लिए शराब नहीं लाती तो उस दिन उसका पिता उसे बहुत मारता और उससे कहता, तुझे कितनी बार कहा है कि खाली हाथ घर पर मत आया कर, शराब लेकर आया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। वहीं रोशनी अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन उसका पिता शराब के लालच में दूसरी शादी कर लेता है ताकि दूसरी पत्नी उसे कमाकर शराब पिलाएगी। रोशनी की सौतेली माँ का नाम चांदनी था और वो भी बहुत गरीब परिवार से थी। इस वजह से चांदनी यहाँ पर हमेशा दुखी रहा करती थी। वो रोशनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती। एक दिन की बात है, रोशनी को बहुत तेज भूख लगी तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दीजिए। मेरे पास खाना कहाँ से आ गया? क्या तेरा बाप कमा कर दे जाता है? वो तो पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि यहाँ आकर भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं तो सोचती थी ससुराल में जाकर आराम से खाऊंगी, पर यहाँ पर तो मेरे से भी बदतर हालात हैं। और ये कहकर चांदनी वहां से चली जाती है और रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ साल बाद शराब पीने की वजह से सुरेश की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद चांदनी रोशनी पर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो हमेशा रोशनी से एक ही बात कहा करती, तेरा बाप तो मर गया और तुझे मेरे ऊपर छोड़कर चला गया, अब मैं तुझे कैसे पालूंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। जिसे सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और 8 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। अब रोशनी 15 साल की हो चुकी थी और रोशनी की सौतेली माँ चांदनी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चांदनी जल्द से जल्द रोशनी की शादी करना चाहती थी और अपना बोझ उतारना चाहती थी। एक दिन वो अपने आप से कहती है, अब तो रोशनी शादी लायक हो गई है, मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। बहुत झेल लिया इसे, मुझे तो इसकी शादी करनी होगी अब। और ये कहकर चांदनी रोशनी के लिए लड़का देखने लगी और उसने कई लोगों से इस बात को कह भी दिया। एक दिन चांदनी का भाई श्याम घर पर आया और उसने जब रोशनी को देखा तो अपनी बहन से कहा, यदि बहन तो बताए तो मैं तेरी बेटी की शादी के लिए एक लड़का बताऊं। हाँ हाँ भैया बताओ ना, मैं तो कब से इसकी शादी करने की सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे गांव के बगल में रामपुर गांव में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, वो बहुत ही सुशील है। ये सुनकर चांदनी खुश हो गई और उसने बिना किसी जांच पड़ताल के रोशनी की शादी मोहन से कर दी। मोहन रोशनी को शादी के बाद मुंबई लेकर गया। रोशनी की आंखों में बहुत सारे नए सपने थे, क्योंकि अब वो सोच रही थी शायद अब शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वो अपनी पति मोहन के साथ आराम से रहने लगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजरा और एक दिन मोहन ने रोशनी से कहा, सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब काम पर चला जाता हूँ तो तुम घर पर अकेली रह जाती हो, तो मैं माँ को यहाँ पर ले आता हूँ, जिससे वह तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, आप जाइए, पर जल्दी लौट आइएगा, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे फोन करती रहना। और ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के कुछ देर बाद वहाँ एक राकेश नाम का आदमी आया। उस आदमी को देखकर रोशनी घबरा गई और उससे कहा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? रुको, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। अरे तू क्या फोन करेगी? उसने ही तो मुझे यहाँ पर घुसने दिया है। उसने यहाँ पर घुसने के लिए मुझसे पूरे 50,000 रुपए लिए हैं। आज के लिए तू मेरी गुलाम है, चल आजा। और इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा।
जिससे रोशनी बहुत ज्यादा डर गई। इस तरह रोजाना कोई ना कोई नया आदमी उसके घर आया करता और उसके साथ बुरा व्यवहार करता, और इस तरह एक हफ्ता बीत गया। और जब एक हफ्ते बाद मोहन घर पर आया तो रोशनी ने अपने पति से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको भगवान समझ रही थी, पर आपने तो मेरा ही सौदा कर दिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या? यदि आपने नहीं किया तो फिर वो आदमी कौन थे और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये कहकर रोशनी ने अपने पति को सारी बात बताई। रोशनी की बात सुनकर मोहन ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलता हूँ। और ये कहकर मोहन रोशनी को वहाँ से लेकर चला गया। मोहन उसे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और वहाँ ले जाकर उसने रोशनी से कहा, सुनो, हमें यहाँ पर रुकना होगा। ये मेरे फूफा जी का घर है। सुनिए, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरी जगह नहीं है। अपने पति के ज्यादा कहने पर रोशनी मान जाती है, और फिर मोहन रोशनी से कहता है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी इस घर में जाकर अपने फूफा जी से बात करके आता हूँ। और ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। असल में मोहन रोशनी को कोठे पर बेचने लाया था। वो बहुत ही शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था, और उसने ही उन आदमियों को भी भेजा था, पर वो अपनी पत्नी के सामने भोला भाला बनता। कोठे के अंदर जाकर उसने अपनी बीवी को पूरे 8 लाख में बेच दिया, और फिर वहां से दूसरे रास्ते से निकल गया। कुछ देर बाद वहां 2 आदमी आए और उन्होंने रोशनी से कहा, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पति अभी आ रहे होंगे। तुम लोग कौन हो? अरे अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुझे बेच दिया है, और ये घर नहीं बल्कि कोठा है। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता था। और वो आदमी उसे उस कोठे के अंदर ले गए। अंदर जाकर उसने देखा वहां बहुत सारी औरतें थीं। धीरे धीरे समय गुजरा। रोशनी अपना जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी, और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। एक दिन की बात है, रोशनी जब अपने कमरे में थी तभी वहां पर राजू नाम का आदमी आया। वो कोठे पर चाय देने का काम करता था। उसने रोशनी से कहा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी थी। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि पहले भी मैंने धोखा खाया है। यदि तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वहीं रोशनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो राजू के साथ चुपचाप वहां से निकल गई। क्योंकि राजू कोठे पर बहुत पुराना था तो उसे कोठे के सारे रास्ते पता थे। वो दोनों भागकर जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोठे के बारे में पुलिस को सब बताया, जिससे पुलिस ने कोठे पर छापा मारा और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे देखकर राजू और रोशनी बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब रोशनी आराम से राजू के साथ खुशी खुशी रहा करती है। गांव में ठग्गू नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाई की दुकान थी। ठग्गू लाला थोड़ा ठगने में महान थे, इसलिए उन्हें सब ठग्गू कहकर बुलाने लगे। उनकी दुकान में भूलाराम काम करता था। भाई नाम तो उसका भूलाराम था, लेकिन कान से कम सुनता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत परेशान रहते थे। अरे भूलाराम, कल दूध से जो मलाई निकाली थी उसे कहाँ रख दिया तूने? हाँ सेठ जी, मैंने कपड़े और रजाई रख दिया। अरे मूर्ख, रजाई नहीं मलाई, मलाई कहाँ है? Oh, no! भूलाराम सर खुजलाते हुए इधर उधर देखकर कहता है, अच्छा मलाई। अरे सेठ जी, ये तो मैं हाथ ही में पकड़ा हूँ।
अरे क्या करूं मैं इस बहरे का? अरे इसे तो काम से भी नहीं निकाल सकता मैं। ये कहकर ठग्गू राम अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी एक तोतला ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। अरे ठग्गू दी, 1 किलो लड्डू दे दीजिए। ठीक है। अरे भोला राम, भैया को 1 किलो लड्डू दे दो। ठीक है सेठ जी, मैं लड्डू कह दूंगा, लेकिन एक बार ही कहूंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। अरे पागल, लड्डू तो लड्डू लड्डू। अरे भगवान, तू मुझे एक दिन बहरा कर देगा। ठग्गू हलवाई लड्डू तोलते हैं और अपनी ठगुगिरी दिखाते हैं। वो 1 किलो लड्डू की जगह उस ग्राहक को 900 ग्राम ही तोलते हैं। ये देखकर वो ग्राहक कहता है, अले अले ठेठ जी, ये क्या दिया? 1 किलो पूरे तो 2 लड्डू, अभी कम है इसमें। अरे नहीं भाया, लड्डू पूरे हैं। अपनी आँखों का इलाज कराओ और ये लो लड्डू, इन्हें खाओ, ठग्गू के गुण गाओ। अब चलो जाओ। अले ठग्गू राम, तुम नाम से ज्यादा थकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। ठग्गू हलवाई अपने भूला राम से कहता है, देखा भूला राम, ऐसे ठग ठग कर मैं मशहूर हुआ हूँ। तू भी कुछ सीख मुझसे। लेकिन सेठ जी, कपूर तो है ही नहीं अपनी दुकान पर। अपने पास तो लड्डू है। ठग्गू भूला राम की बात सुनकर अपना माथा पकड़कर कहता है, अरे किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे रखा था। ऐसे ही सेठ जी और भूला राम में नोक झोंक चलती रही। ठग्गू राम जी इतने मशहूर हुए कि उनके लड्डू बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। एक बार की बात है, 2 चोर ठग्गू की दुकान लड्डू लेने आए। उस समय सेठ जी दुकान पर बैठे थे। अरे सुन छोटे, ये सेठ बहुत माल कमा रहा है लड्डू बेच बेच कर, और ये ठगता भी बहुत है लोगों को। अरे आज इसका सारा माल साफ करना है, समझा ना? ठीक है भाई, इस समय सेठ सो रहा है और अकेला भी है, यही मौका सही है भाई। शाम का समय हो रहा था। वो दोनों ठग्गू की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, ठग्गू लाला जी, 20 किलो लड्डू तोल दो, बहुत जरूरी है। ठग्गू राम मन में सोचते हैं, अरे आज तो मौका अच्छा लगा है, आज तो ठगने की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा मैं। ये कहकर वो अपने भूला राम को आवाज लगाते हैं, भूला राम, ओ भूला राम, अरे जल्दी बाहर आ। और भूला राम अपना सिर खुजलाते हुए बाहर आता है। क्या है सेठ जी, शाम को तो थोड़ा आराम कर लेने दिया करो। अरे तू अंदर सोया पड़ा है? चल जल्दी से साहब को 20 किलो लड्डू ला दे घर से, यहाँ पर इतने होंगे नहीं। अच्छा सेठ जी, ये आपके दद्दू हैं। नमस्कार दद्दू जी। अच्छा, ये दिखाने के लिए बुलाया था मुझे है? अरे भूला राम, दद्दू नहीं, लड्डू लड्डू। अरे जल्दी लेकर आ लड्डू। लगता है ये बहरा मेरे ग्राहकों को भगा देगा, भाई मुझे ही जाकर लाने पड़ेंगे। ये कहकर सेठ जी घर जाने लगते हैं और जाते हुए भूला राम से कहते हैं, देख भूला, ग्राहकों का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ लड्डू लेकर, जाने मत देना इनको। ये कहकर सेठ जी चले जाते हैं और वो दोनों चोर भूला राम से कहते हैं, अरे भूला भैया, वो सेठ जी कह गए थे 50,000 रुपए तुम्हें मुझे देने हैं। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी अचार बेचते हैं भाई, हमारे सेठ जी तो ये लड्डू बेचते हैं, आप ये ही ले जाओ। हाँ, अरे यार, इस बायरे को कैसे समझाए, हमें जल्दी करना होगा, अरे नहीं तो वो ठग्गू आ जाएगा भाई। भूला भैया, वो जो रुपए रखे हैं ना, वो सब हमें दे दो, ऐसा आपके सेठ जी कह गए हैं। हो अच्छा, ये पैसे आपको देने को कह गए हैं, तो पहले बताना था ना। ठीक है, ले जाओ ले जाओ, आप उनके दद्दू हो तो ये लो। वो दोनों सारे पैसे अपनी पोटरी में बांध लेते हैं और जाते हुए कहते हैं, अच्छा भैया, हम चलते हैं, सेठ जी को जयराम जी की बोल देना। हाँ अच्छा, उस कोठरी का ताला खोल दूं? हाँ,
उसमें भी पैसे रखे हैं, ले लो जाकर। भाई सेठ जी मुझे यही बैठने को कह गए हैं, इसीलिए तुम ही जाके ले आओ। हाँ। वो दोनों लालच में आ जाते हैं और कोठरी के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों चोर अंदर से आवाज लगाते हैं, अरे भूला भैया, अंदर आकर बताओ ना, अरे कहाँ रखे हैं पैसे? अच्छा, बाहर से दरवाजा बंद कर दूं? अरे कैसे सेठ जी के दद्दू है ये, हैं? बाहर से बंद करने को कह रहे हैं मुझे। हाँ चलो कर देते हैं। हाँ। भूला राम बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और बैठ जाता है। तभी सेठ जी घर से लड्डू ले आते हैं और अपनी गुल्लक पर नजर डालते हैं और रोने लगते हैं और रोते रोते भूला राम से कहते हैं, अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मूर्ख, अपनी दुकान में चोरी हो गई और तू यहाँ बैठा बैठा सो रहा है। अरे कौन पैसे ले गया रे? मैं लुट गया भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अरे रोइए मत सेठ जी, आपके दद्दू अभी मरे नहीं हैं, वो तो अंदर बैठे हैं और बाहर से उन्होंने दरवाजा बंद करा दिया है। सेठ जी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलते हैं और उन दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। ठग्गू राम अपने भूला राम को गले लगाकर कहते हैं, अरे आज तेरे बहरेपन ने मुझे बचा लिया रे, तू मेरा सच्चा नौकर है भूला राम। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी? ये दोनों जब आपके बच्चे थे तो आपने इन्हें उस समय दद्दू क्यों कहा और अब इन्हें मारा भी है? समझ नहीं आ रहा है कुछ। भूला राम की बात सुनकर ठग्गू हलवाई बहुत जोर से हंसते हैं। अरे भूला राम पगलू। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अरे अरे अच्छी ही लगी होगी। तो ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।